बैक टू एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डस्ट कलेक्टर्स के बारे में, यानी कि जो हमारे बॉयलर होते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे ऐसे बॉयलर जो कि सॉलिड फ्यूल पे चल रहे होते हैं, जैसे कि हमारा कोयला है और बगास है और कुछ ऐसे लिक्विड फ्यूल जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट पार्टिकल जनरेट करते हैं। तो ऐसे बॉयलर में हमें जो डस्ट को जो है वो कलेक्ट करना होता है। अगर हम डस्ट को कलेक्ट नहीं करेंगे तो एक तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होगा, और दूसरा जो है डस्ट अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो उससे हमारे जो बॉयलर है उसमें वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होगी। ख़ास तौर पे जो हमारे आईडी फ़ैन होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन होते हैं, वो चिमनी के इनलेट पे लगे होते हैं। तो उनकी उनकी वेयर टेयर हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स आपके फ्लू गैसेस में होंगे उतनी ही ज़्यादा वो इरोजन करेंगे आपके बॉयलर में और ख़ास तौर पे आपके आईडी फ़ैन में। तो बॉयलर से डस्ट को रिमूव करने के लिए या सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें तकरीबन 4 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और तीसरा है वाटर स्प्रे सिस्टम, और चौथा है फ़िल्टर क्लॉथ। तो हम दो पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जिसमें मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। बाकी ये जो दो हैं रिमेनिंग, इसमें एक तो है वाटर स्प्रे सिस्टम। वाटर स्प्रे सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे बॉयलर जहाँ पे सूट ब्लोइंग जो है वो पीरियोडिकली होती रहती है। तो जैसे ही ड्यूरिंग सूट ब्लोइंग हो रही होती है तो उस वक्त क्या होता है कि जो डस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वाटर स्प्रे सिस्टम ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे सूट ब्लोअर काम कर रहे होते हैं पीरियोडिकली, और जैसे ही सूट ब्लोअर काम करते हैं तो हमारी जो फ्लू गैसेज उनमें डस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस डस्ट को निकालने के लिए जो है चिमनी के ऊपर एक स्प्रे सिस्टम लगाया जाता है, जिससे पानी शावर किया जाता है और जो डस्ट होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा फ़िल्टर क्लॉथ होते हैं, यानी कि जो चिमनी है हमारी उसमें जो है वो कार्टेज फ़िल्टर लगा दिए जाते हैं या क्लॉथ फ़िल्टर लगा दिया जाता है, जिससे हमारी फ़िल्ट्रेशन होती है। उसके अलावा बाकी जो दो मॉडर्न मेथड हैं उनमें मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। तो चलें अभी डिस्कस करते हैं मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर को। मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर ज़्यादातर जो है वो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर जो है वो ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट के तहत काम करते हैं, और इनकी मदद से हम 92% जो है वो डस्ट रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि जो मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर हैं, अगर आप उसमें से डस्ट रिमूव करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ड्राफ्ट है वो कम हो जाता है, यानी ड्राफ्ट में लॉस हो जाता है। ज़ाहिर बात है, जब आपकी जो फ्लू गैसेस हैं वो आपके सेपरेटर में जब जाएंगी तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे वो कुछ अपना प्रेशर ड्रॉप करेंगी, जिसकी वजह से आपका ड्राफ्ट जो है वो कम हो जाएगा। फिर उस ड्राफ्ट को मेनटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फ़ैन लगाते हैं, जिससे हमारे ड्राफ्ट को मेनटेन किया जाता है। और उसके अलावा जो है हमारी जो डस्ट है वो हॉपर में कलेक्ट होती रहती है, और हॉपर की जो क्लीनिंग है वो पीरियोडिकली की जाती है। अगर आप हॉपर की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो जो डस्ट है वो दोबारा आपकी फ्लू गैसेस में जाना शुरू हो जाएगी, जिससे जो है एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर है ये बेसिकली ट्यूब्स होती हैं, नंबर ऑफ़ ट्यूब्स होती हैं। उनमें क्या होता है कि जो हमारी फ्लू गैसेस हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारी फ्लू गैसेस हैं वो ऊपर से इन होती हैं। तो इन ट्यूब्स के अंदर जो हैं वेन्स बनी होती है, जिनको स्पिनर वेन्स कहते हैं या गाइड वेन्स आप कह सकते हैं। वो क्या करती हैं, वो फ्लू गैसेस में एक स्पाइरल इफ़ेक्ट पैदा करती हैं, जिससे हमारी जो फ्लू गैसेस है वो स्पाइरल शेप में जो है वो घूमना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले फ्लू गैसेस जो हैं इंटर होती हैं ऊपर से ट्यूब में, फिर ये नीचे बॉटम में जाके दोबारा अंदर की तरफ से जो है घूमती हुई बाहर निकलती हैं। तो ये इसके अंदर जो वेन्स लगी होती हैं बेसिकली असल काम उनका होता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट पैदा करती हैं बाय स्पाइरल मूवमेंट ऑफ द फ्लू गैसेस, जिससे जो है हमारी डस्ट फिर हॉपर में जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है। उसके अलावा ये जो हमारी मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर हैं, डर्टी पार्टिकल्स गैस एंटर इन द टॉप ऑफ द
अब ये इसमें बता रहा है कि जो हमारी डर्टी पार्टिकल गैस है वो हमारी इंटर होती है टॉप से, और फिर स्पिनर वेन्स उसमें जो लगी होती हैं वो जो है फास्ट स्पाइरल मूवमेंट क्रिएट करती हैं, जिससे जो है मिनिमम हमारी इरोजन होती है और टर्बुलेंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, और टर्बुलेंस और इरोजन कम से कम होती है। इरोजन तो आपको पता है वो हम कम से कम क्यों रखते हैं, ताकि हमारी वेयर एंड टेयर ना हो, और इसके अलावा टर्बुलेंस भी हम इससे लिए कम रखते हैं ताकि हमारी वेयर एंड टेयर ना हो। तो ये मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर की एक यूँ समझे बेसिक्स टाइप थी। फिर आगे आप देख सकते हैं ये इस तरह की मज़ीद एक पिक्चर है जिसमें आप देखें नंबर ऑफ़ ट्यूब्स अब इसमें शामिल हो गई हैं। नंबर ऑफ़ ट्यूब्स लगी हुई हैं जिनमें हमारी फ्लू गैसेस आ रही हैं, और स्पिनर वेन्स जो हैं उनको क्या कर रही हैं, एक स्पाइरल मूवमेंट दे रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी डस्ट जो है वो हॉपर में नीचे से कलेक्ट हो रही है, और जो हमारी गैसेस हैं वो आउट होके बाहर जा रही हैं। उसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि दो टाइप्स के बारे में बता रहे हैं, कोनिकल डिस्चार्ज और पिफेरिकल जो है वो डिस्चार्ज है। तो ये बेसिकली असल में होता यही है कि हमें जो है एक सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट पैदा करना होता है, जिससे जो है हमारी डस्ट जो है डस्ट का इनर्शिया ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही उसके इनर्शिया ब्रेक हो जाता है तो वो हमारे हॉपर में इकट्ठी हो जाती है, जिससे हम उसको अलग कर लेते हैं। उसके अलावा ये एक साइक्लोन सेपरेटर आप देख सकते हैं। बेसिकली ये नंबर ऑफ़ ट्यूब्स हैं जो कि हमारी डस्ट को रिमूव कर रही हैं। उसके अलावा ये अकेला सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर अकेला भी हो सकता है, एक बड़े साइज़ में भी हो सकता है, और ट्यूबों की शक्ल में भी हो सकता है। बेसिकली पर्पज़ इसका और काम और वर्किंग प्रिंसिपल इसका भी वही है। इसी तरह ये इस शेप में भी हो सकते हैं मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर। नंबर ऑफ़ ट्यूब्स लगी होती हैं, नीचे हॉपर लगा हुआ है जो कि हमारी डस्ट को कलेक्ट कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर किस तरह काम करते हैं, और इसके बारे में कुछ चीज़ें हमने जानी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस तरह काम करते हैं, और बहुत डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।